caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी के बारे में। तो इस वीडियो में मेन हम बात करेंगे कि एंजियोग्राफी के दौरान एक नर्सिस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मतलब आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिनकी अभी एंजियोग्राफी प्लान्ड है, जब एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट आता है तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंजियोग्राफी क्या है, क्यों करनी पड़ती है, वो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और नर्सिंग के रिलेटेड और ऐसे ही मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले जो एंजियोग्राफी है वो क्या होती है कि एंजियोग्राफी एक एंजियो का मतलब होता है कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे में बात हो रही है, और ग्राफी किसी चीज़ को हम डिस्प्ले पे देखते हैं उसको हम ग्राफी बोलते हैं। लाइक फ्लोरोस्कोप होता है कैथ लैब में, उसकी हेल्प से हम ब्लड की, हार्ट की जो अंदर ब्लड वेसल्स है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, उनको देखते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में ब्लॉकेज है। कोई भी पेशेंट ऐसा जो आपके पास हार्ट अटैक के साथ आता है, या किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है, या किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है ना, और उसकी ईको में खराबी आई है, किसी का ड्रॉप पॉजिटिव आया है, कोई चक्कर खा के गिर गया है, या कोई भी मतलब ऐसी कंडीशन जो हार्ट के रिलेटेड होती है, तब नॉर्मली ये टेस्ट हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो इसके दौरान एक नर्स का क्या काम होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जैसे ही आपके पास एक पेशेंट आता है एंजियोग्राफी के लिए, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है कैनुलेशन का। पेशेंट को कैनुला लगाना है, और हमेशा प्रेफर करो लेफ्ट हैंड, क्योंकि कैथ लैब में जब टेबल पे पेशेंट लेटा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर होता है वो राइट साइड पे खड़े होते हैं, और मे बी समटाइम ये रेडियल आर्टरी से भी वो शीथ मतलब डाल सकते हैं। तो इसलिए ये राइट वाला जो हैंड है वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि समटाइम हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है ड्यूरिंग द एंजियोग्राफी। तो उस टाइम पे फिर ये राइट वाला हैंड जो है पूरा कवर हो जाता है, तो इसलिए प्रेफर लेफ़्ट साइड पे हम करते हैं, पेशेंट के लेफ़्ट हैंड पे कैनुला लगाते हैं, ठीक है। और कैनुला जो है 20 गॉज का होना चाहिए या 20 से नीचे होना चाहिए, और 22 हम बहुत कम देते हैं, क्योंकि समटाइम जब पेशेंट को एंजियोग्राफी करते हैं तो कई बार मतलब पेशेंट का बीपी डाउन हो जाए, या बीपी बढ़ जाए, या कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए, पेशेंट फेंट हो जाए, हमें उनको फ्लूइड रश करना पड़े बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो 22 वाला कैनुला उस टाइम पे हमें दिक्कत करता है। तो इसलिए हमेशा बड़े बोर वाला कैनुला लगाना होता है। तो जब कैनुला लग जाता है तो दूसरा जो हमारा काम होता है वो होता है सैम्पलिंग का। तो ब्लड आप पेशेंट का लेते हो, कैनुला के थ्रू ले सकते हो ड्यूरिंग द कैनुलेशन, एंड वैसे भी प्रिक करके ले सकते हो। तो इसमें हमने मेन सैंपल भेजने होते हैं, 3 हीमेटोलॉजी के भेजने होते हैं जिसमें HPTLC प्लेटलेट आता है, और बाकी बायोकेमिस्ट्री के भेजते हैं जिसमें बर्न, क्रिएट और इलेक्ट्रोलाइट आता है। तो इसके साथ साथ हम वायरल मार्कर करवाते हैं पेशेंट के, एडिशनली के पेशेंट के वायरल्स क्या है, HCV, HIV और HBsAg, ये तीनों टेस्ट हम करवाते हैं देखने के लिए कि पेशेंट पॉजिटिव तो नहीं है। ये सारा काम होने के बाद उसके बाद हम लेते हैं पेशेंट की कंसेंट। तो कंसेंट जब लेने हैं तो वो स्पेशल CAG मतलब कोरोनरी एंजियोग्राफी के ही कंसेंट होते हैं, तो उस पर हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं एंजियोग्राफी में। और इसके साथ साथ पेशेंट की हम नेक्स्ट पार्ट प्रेपरेशन करते हैं। पार्ट प्रेपरेशन कहाँ से, कुछ पेशेंट होते हैं जिनके यहाँ पे भी हाथों में बाल होते हैं, तो ये पूरा जो रेडियल साइड होती है हमारी, वो वहाँ से पूरे बाल काटने हैं, और दोनों फेमोरल साइड से बाल काटने, मतलब ज़्यादा तो राइट साइड से तो काटने ही काटने होते हैं, लेकिन दोनों साइड ही प्रेफर करते हैं। कई बार होता है कि आपको राइट साइड से आर्टरी मिलती ही नहीं है ना, तो फिर हमें लेफ़्ट पे जाना पड़ता है। तो इसलिए ये पूरा फेमोरल एरिया और ये हाथ, ठीक है, दोनों को हमने पार्ट प्रिपरेशन करनी है। उसी टाइम पे एक वर्बल कंसेंट भी लेने होते हैं पेशेंट से कि आपके हेयर्स रिमूव करने पड़, मतलब हम रिमूव करेंगे। तो यही मेन होता है कंसेंट जो हम लेते हैं एक एंजियोग्राफी के, और साथ में वर्बल आप कंसेंट ले सकते हो हेयर रिमूवल के। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्री पेमेंट का। तो नॉर्मली 10 to 15,000 के बीच में वेरी करता है इसका जो प्राइस है एंजियोग्राफी का। तो प्री पेमेंट हम पेशेंट से करवाते हैं। अगर तो पेशेंट ओनली डे केयर में आया है बस एंजियोग्राफी करवाने के लिए, तब तो वो प्री पेमेंट करवा के ही आता है। लेकिन अगर IPD पेशेंट है तो उनका प्लान कर रहे हैं तो उसकी पहले हमने प्री पेमेंट करवानी होती है। मतलब अगर पेशेंट TPA है या फिर पेशेंट कैश है तो उसकी प्री पेमेंट हमारे पास होनी चाहिए।
और फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं। तो उसके बाद है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन पे नर्सिंग ने सबसे पहले, नर्सिंग स्टाफ जो होता है, एक तो डॉक्टर ने जो मतलब कंसेंट लेने वो आपने अटैच करके रखनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है कैथ लैब फ्लो शीट जो हम फिल करते हैं, तो वो स्पेशली कैथ लैब के लिए ही फ्लो शीट बनी होती है। तो उसमें आपको एक तो आर्टरी का लिखना होता है कि आर्टरी आपको कैसी फील हो रही है, वो उसका स्कोर दिया होता है +1 +2 +1 +2 +3 एंड +4, ये इसका स्कोर होता है। तो जैसे ही आपको फील होती है वैसे ही आपको स्कोर लिखना होता है। तो फिर उसमें एक चेक लिस्ट होती है जिस पे लिखा होता है कि पेशेंट के कंसेंट हुए, पेशेंट ने मतलब यूरिन पास करा है उससे पहले या नहीं, फिर कैनुला किस हाथ पे लगा है, फिर सारे ऑर्नामेंट्स निकाल दिए हैं, पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट को आईडी बैंड लगा हुआ, तो ये कुछ चेक लिस्ट होती है जो आपको जस्ट टिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद एंड पे इसके साथ साथ आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखनी होती है जो आपने भेजी, HV-TLC, प्लेटलेट, मिनी KFT, मतलब बन क्रिएट इलेक्ट्रोलाइट और वायरल मार्कर। तो जैसे ही ये सारी रिपोर्ट्स आती है आपको वो लिख के फिर आपके साइन हो के फिर आपको कैथ लैब में देना है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कैथ लैब में पेशेंट शिफ्ट करते हो तो कैथ लैब वाले सबसे पहले यही डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि कंसेंट लगे हुए हैं, ठीक है, पेशेंट की प्री पेमेंट हो रखी है और कैथ लैब फ्लो शीट लगी हुई है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो वो आपकी देखते हैं। जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे आप पेशेंट को शिफ्ट कर देते हो वहाँ पे। तो अभी जो प्रोसीजर है वो 30 to 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, उसी में मतलब पेशेंट का सारा प्रोसीजर होकर पेशेंट वापस आ जाता है, अगर बस एंजियोग्राफी ही होती है तो। अगर आगे फर्दर पेशेंट को ब्लॉकेज निकलती है, SVD है, DVD मतलब सिंगल वेसल डिजीज़ है, डबल वेसल्स है, तो उस हिसाब से अगर स्टंट डालते हैं तो फिर टाइम एक्सटेंड हो सकता है। वैसे नॉर्मली CAG का टाइम 30 to 45 मिनट्स का होता है। अभी जब पेशेंट आपके पास एंजियोग्राफी के बाद आता है तब आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहला आपका काम है पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं। ठीक है, पेशेंट के सारे वाइटल चेक करने हैं, फिर पेशेंट की साइट चेक करनी है। अगर रेडियल से हुआ है तो रेडियल साइट चेक करनी है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, अनयूजुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पेशेंट को मतलब हेमाटोमा तो नहीं बना हुआ है। फिर फेमोरल है तो वहाँ पे चेक करनी है। कितनी पेशेंट को शीथ लगी है ये आपको पता होना चाहिए, साइट आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, और पेशेंट को कैथ लैब में क्या क्या दिया है, कोई एंटीबायोटिक्स दिया तो वो आपको पता होना चाहिए। और कई बार पेशेंट को लोडिंग डोज भी देते हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे क्लोपिडेग्रल देते हैं, अटोरवास्टैटिन देते हैं, इसके साथ इकोस्प्रिन देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है हेपारिन, क्योंकि शीथ आउट करना जो है वो एक नर्सिंग स्टाफ का काम है। मतलब आपके ICU CCU या जहाँ पे पेशेंट जाता है वहाँ पे। ठीक है, मोस्टली तो CCU में या रिकवरी में आता है तो वहाँ पे आपको शीथ आउट करनी होती है। तो शीथ आउट करने से पहले आपको देखना है कि पेशेंट को कितनी हेपारिन मिली है। अगर पेशेंट को जैसे नॉर्मल 2000 3000 देते हैं, अगर ज़्यादा है तो किसी पेशेंट को 10 15 20,000 तक भी देते हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा पेशेंट को हेपारिन दी होगी उतना ही ज़्यादा उसका जो ब्लड है वो थिन होगा। तो अगर आप उस टाइम पे क्या करते हैं कि शीथ आउट करने से पहले हमें एक ACT चेक करना होता है। ACT एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम। तो इसमें सेकंड्स में आपका मतलब जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो आती है। एक ACT मशीन होती है, आप ब्लड का सैंपल लेते हो, तुरंत वायल में डालते हो, उसको थोड़ा सा हिलाते हो और उसमें लगा देते हो ACT मशीन में। तो वो मतलब रोटेट होता रहता है स्लो और वो सेकंड्स चलने लग जाते हैं। जितने सेकंड पे जाके वो रुकेगा तो उतना ही आपका ACT होगा, ACT की वैल्यू होगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि 160 मतलब 160 से नीचे अगर आपकी ACT है या 160 भी है तो आप शीथ रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आपको शीथ रिमूव नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत टाइम तक पेशेंट को मतलब साइड को प्रेस करना पड़ता है अगर आप शीथ आउट कर देते हो, क्योंकि जो शीथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी वाइड होती है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि पेशेंट की फेमोरल आर्टरी में होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना। तो फिर आपको उतना ही ज़्यादा टाइम पा के रखना पड़ता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं 160 से नीचे आ जाए या 160 हो जाए तो आप शीथ को रिमूव कर सकते हो। तो अभी जब आपने शीथ रिमूव कर दी है तो नेक्स्ट आपका काम है साइट का ध्यान रखना। तो मोस्टली हम 6 आवर्स तक पेशेंट को स्ट्रेट लेटा के रखते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो पेशेंट को स्ट्रेट लेटा के रखना है, बेड को बिल्कुल भी अप नहीं करना। अगर पेशेंट ने खाना भी खाना है तो कोशिश करो 15 डिग्री से ज़्यादा हेड अप नहीं करना पेशेंट का। ठीक है, नहीं तो फिर पेशेंट के हेमाटोमा बन सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है।
अच्छे से आपको प्रेशर बैंडेज लगानी है, ठीक है। और ऊपर सैंड बैग आपको प्लेस करके रखना है 3 से 4 घंटे तक, जिसके साथ ब्लीडिंग और हेमाटोमा के जो चांसेस है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ये मेन नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो फिर 6 घंटे के बाद अगर पेशेंट की एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है, नॉर्मल कोरोनरीज आती है, तो हम पेशेंट को फिर 6 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में ही एडमिटेड है तो फिर आपको उसको वार्ड में शिफ्ट कर सकते हो वापस। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। लेकिन अगर पेशेंट का पीटीसीए होता है और उनको स्टंट डल जाते हैं तो उसका फिर टाइम पीरियड बढ़ जाता है। फिर पेशेंट का स्टे भी कार्डिक आईसीयू में ही होता है। पेशेंट को उसी दिन हम वापस शिफ्ट नहीं करते बिकॉज देयर माइट बी सम चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सो दैट्स व्हाई पेशेंट शुड बी स्टेड इन द कार्डिक आईसीयू एटलीस्ट फॉर 1 डेज। तो ओवरनाइट हम पेशेंट को वहीं पे स्टे करवाते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं या फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो शीथ आउट है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइव दिखाऊं, क्योंकि हम बहुत सारी शीथ आउट करते रहते हैं वहाँ पे। तो किसी दिन मेरा टाइम लगा तो मैं ज़रूर मतलब जब शीथ आउट करूँगा तो मैं पूरा आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्योंकि शीथ आउट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है और बहुत इसमें ध्यान से करना पड़ता है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखे हैं पेशेंट जिनको हेमाटोमा इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज़ का मेन ध्यान रखना है जब भी शीथ आउट करते हो। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो एक बना के कि कैसे शीथ आउट करते हैं और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती है। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो एंजियोग्राफी के बारे में। अगर आपको और कोई डाउट होगा इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इसके साथ साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।